तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आज हम लोग देखने वाले हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास में मैंने ऐसे ग्राफ आपको बनाया था। ग्राफ में मैंने आपको किस रेट से रिएक्टेंट घट रहा है और किस रेट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके आधार पर एक ग्राफ बनवाया था। अभी सिर्फ मैं रिएक्टेंट घटने की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिए, एट टाइम t इज इक्वल टू T1, मान लीजिए कुछ समय T1 है, इस पर जो कंसंट्रेशन है वो उसको मैं R1 बोल देता हूं, और जब मैं टाइम t इज इक्वल टू T2 की बात कर रहा हूं तो जो कंसंट्रेशन है उसको मैं क्या कह देता हूं, R2 कह देता हूं। तो जब मैं रेट लिखूंगा तो रेट इज इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन R2 माइनस कंसंट्रेशन R1 बाई T2 माइनस T1। तो जब आप किसी रेंज ऑफ टाइम पीरियड के लिए, जब आप किसी रेंज ऑफ टाइम पीरियड के लिए क्या लिखते हैं, रेट का रिएक्शन एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी एक ड्यूरेशन है, टाइम T1 से लेकर टाइम T2 तक क्या चेंज इन कंसंट्रेशन हुआ, इसके लिए जब आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दैट इज रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा x बाई डेल्टा t, where x is what, x is change in concentration of reactant। तो ये एवरेज है, यानी अभी से पहले भी जितना कुछ हम लोगों ने निकाला था वो सब क्या था, वो सब एवरेज रेट ही था। वो सब क्या था, वो सब एवरेज रेट ही था। दे ऑल आर एवरेज रेट ओनली। उन सबको हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही कहेंगे। ये सारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, ये सारा क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, ये सब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन इसी का, अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या है, लिखिए, द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन is the change in molar concentration of the species. The average rate of reaction is the change in molar concentration of the species with respect to change in time period. With respect to change in time period. Change in the concentration of species with respect to change in time period. Molar concentration of the species, change in the molar concentration of the species with respect to change in time period. या with the change in time period. तो जो भी हम लोग किसी दो टाइम इंटरवल के बीच में पता करते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज इंस्टेंटेनियस, दैट इज एवरेज रेट। लेकिन जैसे ही किसी एक पर्टिकुलर क्षण की बात होती है, अगला हेडिंग डालिए, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट? ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जो किसी एक पर्टिकुलर क्षण पर हो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हो। मान लीजिए कि आपका ग्राफ, आपका जो रिएक्टेंट का ग्राफ है वो ऐसा है। अब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, ये टी टाइम पीरियड है, और इस पर आपका जो कंसंट्रेशन है, इस पर आपका जो कंसंट्रेशन है वो आर है। कंसंट्रेशन क्या है, आर है। तो ये इतना छोटा होता है इंस्टेंटेनियस टाइम, इंस्टेंटेनियस जो रेट है, इसके लिए हम लोग डी आर और डी टी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जहां पर अगर मैं इसे मैग्नीफाई करूंगा तो यहां पे एक छोटा सा क्या बनेगा, इस तरह का एक ट्रायंगल बनेगा, जहां पे एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय चेंज इन टाइम पीरियड। पर वो टाइम पीरियड इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा है कि उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो बहुत छोटा टाइम पीरियड, काफी स्मॉल टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में आप उसको क्या कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, जिस टाइम पीरियड में आप उसको क्या कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने मैग्नीफाई करके जब देखा तो ऐसा दिखाई दे रहा।
अब ध्यान से देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट को हम डिफाइन करते हैं, तो रेट, इंस्टेंटेनियस रेट को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 rate average that is rate instantaneous is equal to limit delta t tends to 0 delta x by delta t, और जब आप लिमिट को डेल्टा टी को अगर 0 कर देंगे तो ये केस में बदल जाएगा dx by dt में बदल जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा रेट इंस्टेंटेनियस। और नेगेटिव साइन तो ऑब्वियसली आप जानते हैं रहेगा ही, क्योंकि जब हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं वहां पे नेगेटिव साइन ना हो इसका तो कोई चांस है ही नहीं। तो ये आपका रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा, दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इसको और एकदम रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख दिया जाए, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई डेल्टा टी, और ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। और अगर मैं इसी को विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखूंगा तो ये आएगा प्लस डी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, एंड दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट है। डेफिनेशन एक बार लिख लीजिए, instantaneous rate of reaction is the rate of reaction at a particular instant of time. Rate of reaction at a particular instant of time. Full stop. It is also defined as the limiting value of, it is also defined as the limiting value of average rate of reaction. It is also defined as the limiting value of average rate of reaction when delta t approaches to 0. जब delta t 0 को अप्रोच करेगा उस टाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में डेल्टा टी किसको अप्रोच कर ले, 0 को, यानी समय इतना छोटा हो गया कि उसको हम डेल्टा टी के जगह पर क्या बोलने लग गए, डेल टी बोलने लग गए, और उस डेल टी में जो चेंज इन कंसंट्रेशन उसको डेल आर बोलने लग गए। उस टाइम जो रेट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस। ये कोई नई चीज नहीं है, आप ऑलरेडी ये सब पढ़े हुए हैं। कहां पर पढ़े हैं, जब आप क्लास 11 में एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ रहे थे, आपने ये सब वहां पढ़ा हुआ है, ग्राफ के साथ आपको पढ़ाया था। क्वेश्चन लिखिए, in a reaction A plus 2B, in a reaction A plus 2B gives C 3C plus 2D, 3C plus 2D, ये कोई रिएक्शन है। The rate of disappearance of B, the rate of disappearance of B, the rate of disappearance of B is 1 into 10 raised power minus 2, 1 into 10 raised power minus 2 mole per liter second inverse। ये आपको रेट दिया हुआ है डिसअपियरेंस का। What will be the rate of reaction? What will be the rate of reaction? What will be the rate of reaction, comma, second part of the question है, and the rate of change in concentration of A and B, and the rate of change in concentration of A and B, and the rate of change in concentration of A and C side, A and C। सॉल्व कीजिए।
सिंपल सा सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं देखने को। सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चूंकि ये क्वेश्चन में ये रिएक्शन आपको इस प्रकार का दिया हुआ है, तो जो आप रेट का एक्सप्रेशन लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी। ये आप रेट का एक्सप्रेशन यहां पर लिख सकते हैं। डन, कोई डाउट? रेट अगर आपको निकालना है किसी, अच्छा एक ये डेल्टा बी बाई डेल्टा टी आपको दिया हुआ है, दिया है ना, व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सॉरी द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आपको दे दिया, यानी डीबी बाई डी टी आपको दिया हुआ है। ये वाला वैल्यू दिया है, उसको हाफ कर देंगे तो क्या रेट नहीं निकल जाएगा? तो रेट निकालना बहुत आसान काम है। फर्स्ट पार्ट से आपका क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। या डीए बाई डी टी भी निकाल दीजिएगा, वो भी किसके बराबर होगा, रेट के ही बराबर होगा। अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी। तो आपको डीए बाई डी टी निकालना है और डीसी बाई डी टी निकालना है, यह भी आपको निकालना है। तो एक तो रेट निकालना है, तो जो वैल्यू है उसको आधा कर दीजिएगा तो रेट निकल जाएगा। और जब ए के टर्म्स में निकालेंगे तो ये ऑलरेडी आपको पता है, जो आधा करिएगा वही रेट माने डीए बाई डी टी रेट है। और जब सी के टर्म्स में निकालिएगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी निकल के आ जाएगा। तो आपको डीए बाई डी टी निकालना है, लिखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, यही किसके बराबर है, रेट के बराबर है। नेगेटिव साइन भी है यहां पर नेगेटिव साइन भी है, इज इक्वल टू, यहां भी नेगेटिव साइन है, हाफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। अब ये माइनस से माइनस खत्म, आपके पास क्या बचा, तो अगले पेज पर चल रहे हैं। रेट इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व करिएगा, आएगा 0.5 इंटू 10⁻², मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका डीए बाई डी टी या रेट भी यही है। तो आपका 2 पार्ट का आंसर आ गया एक साथ, डीए बाई डी टी यानी चेंज इन कंसंट्रेशन में ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब दूसरा आपको, ये फर्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट में क्या था, आपको निकालना है प्लस 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। बस यहां से डीसी बाई डी टी आपको क्या करना है, निकालना है। यू हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ डीसी बाई डी टी। अब यहां पे जो ये माइनस साइन है, चूंकि अब हम इसको डायरेक्टली किससे रिलेट कर सकते हैं, रेट से, इसको क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। और अब जब आप डीसी बाई डी टी निकालिएगा तो ऐसे भी मेरा डीसी बाई डी टी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये किस तरफ था, प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड का रेट ऑलवेज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये आएगा 3/2 इंटू डीबी बाई डी टी कितना दिया हुआ है, 1 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व कीजिएगा, मेरे ख्याल से आएगा 1.5 इंटू 10⁻², मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और ये आपका क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी टी। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और एक आंसर कहाँ पे होगा, एक आंसर आया यहाँ पे, डी ऑफ ए बाई डी टी। और ये आपका एक और आंसर हो गया।
ये दोनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। बढ़े आगे, हेडिंग डालिए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, हेडिंग डालिए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। पॉइंट नंबर 1 है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पॉइंट नंबर 1 है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये डायरेक्ट पॉइंट है। क्यों? आप कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। भाई रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? आप जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ज्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा तो ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगी, कम इनिशियल कंसंट्रेशन होगा तो धीरे धीरे रिएक्शन होगी। और स्लोली स्लोली जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। ग्रेजुअली इट विल डिक्रीज, क्योंकि थ्रू आउट द रिएक्शन तो रेट कांस्टेंट नहीं होता है। आपने ग्राफ देखा है ना, ग्राफ में जब आप देख रहे हैं तो ऐसे अगर इसका यहां पे स्लोप ज्यादा है, यहां उससे कम, इससे कम, इससे कम, यानी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, स्लोप घटता जा रहा है। और स्लोप घटने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन घटना। रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली द स्पीड इज डिक्रीजिंग। क्यों स्पीड डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि कंसंट्रेशन धीरे धीरे घट रहा है। तो इनिशियली कंसंट्रेशन ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा, जैसे 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 कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है रिएक्टेंट का वैसे वैसे ग्रेजुअली द स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो लिखिए इस बात को, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। The rate of chemical reaction is proportional to the concentration of reacting species. Initially, the rate of reaction is higher. Initially, the rate of reaction is higher because of more amount of initial concentration, because of more amount of initial concentration। पर जैसे जैसे कंसंट्रेशन आपका क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, as the concentration decreases, the rate of reaction gradually decreases, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant. Rate is directly proportional to concentration of reactant. Concentration ज़्यादा, rate of reaction ज़्यादा, concentration कम। Can I rotate this? हाँ, वाओ, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा तो कंसंट्रेशन ज्यादा। पॉइंट नंबर टू, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा। तो आपको मैंने पहले भी कहा हुआ है कि जब कभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए कुछ बॉन्ड टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड बनेंगे। जो पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, जो बॉन्ड टूटा है
और जो नया बॉन्ड बना है ये तभी बनता है जब चीजें आकर टकराती हैं। भाई टकराएंगी, कोलाइड करेंगी तो ही कोई बॉन्ड टूटेगा और कोई बॉन्ड बनेगा। तो एटम्स का टकराना नए प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लिखिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। increase in temperature increases the rate of reaction. Reason due to increase in effective collision, due to increase in effective collision, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन की वजह से, व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन? एटम्स कोलाइड विथ ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, टकराते हैं। हाँ, एटम कोलाइड विथ ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट विथ परफेक्ट स्पीड। क्या होना चाहिए? स्पीड परफेक्ट होना चाहिए, ओरिएंटेशन परफेक्ट होना चाहिए, कंडीशन ऑफ कोलिजन बढ़िया होना चाहिए, एंड एक्सिस ऑफ कोलिजन भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये सारी चीजें सही रहेंगी तभी जाके क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये ज्यादा तब होगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा, और रैंडमनेस बढ़ेगा तो इफेक्टिवली कोलाइड करने वाले एटम्स की संख्या बढ़ जाएगी, और तब वो जाके ठाम धाम जब एक दूसरे को मारेगा तो आपका काम बन जाएगा। डन। पॉइंट नंबर, एक इंपॉर्टेंट इसमें नोट डाल के लिखिए। ऐसा देखा गया है फॉर एवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, the reaction gets doubled. The rate of reaction gets doubled. रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, डबल कर जा रहा है, डबल। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, डबल कर जा रहा है। फॉर एवरी change in rate of reaction gets doubled. इंपॉर्टेंट बात। आप मान लीजिए आपको 330 डिग्री सेल्सियस पर या केल्विन पर 330 केल्विन पर आपको रेट पता है, और अगर सवाल में 340 पर कोई सवाल पूछा हुआ है तो आपको यह बताने का जरूरत नहीं है कि 340 पर रेट क्या होगा, आप ऑलरेडी रेट जानते हैं। अगर 330 पर पता है तो 340 पर क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। 340 पर पता है और 350 पर जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जैसे 10-10 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ाते चाहिए, 10-10 डिग्री टेम्परेचर आप बढ़ाते जाइए, आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता जाएगा, डबल करता जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिग्री से मानी डिग्री चेंज होना चाहिए, केल्विन और सेल्सियस में तो एक ही होता है। तुम 10 डिग्री सेल्सियस चेंज करो कि 10 डिग्री केल्विन चेंज करो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 डिग्री का चेंज विल ऑलवेज गिव यू पॉइंट नंबर नेक्स्ट, थर्ड, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट।
कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो हमारा यही डाउट होना चाहिए कि कैटलिस्ट किसको बोला जाता है? व्हाट इज अ कैटलिस्ट? तो देखिए, आप लोग को याद होगा मैंने कैटलिस्ट डिफाइन किया था जब हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 11th में। क्या होता है कैटलिस्ट? बोलिए। हाँ, जो रिएक्शन करवाने में मदद करता है। इज इट? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है, बढ़ा देता है। नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है। व्हाट डू मीन बाय ऑल्टरेशन? कभी कभी देखे होंगे कि आप बाजार से कोई कपड़ा खरीद के लाते हैं और वो कपड़ा बड़ा रहता है, तो आप क्या बोलते हैं? उसको ऑल्टर कर दीजिए। तो जेंट्स लोगों का इतना ऑल्टरेशन नहीं होता है, लेकिन हम तो शादीशुदा आदमी हैं। हमारी वाइफ का जो कपड़ा है आम के मौसम से पहले, तो वो ऑल्टरेशन करा के उसको क्या कराती है? कम कराती है। और आम के मौसम में भरपूर आम खाने के बाद जब उसका शरीर फैल जाता है, फिर उसके बाद क्या कराती है? उसको फिर ऑल्टर कराती है। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब होता है आप अपना कुर्ता जो पहन रहे हैं उसका साइज बढ़वा भी सकते हैं और उसका साइज घटवा भी सकते हैं, एंड दैट इज वेरी इजी जॉब। पर उस इजी जॉब के लिए मैं लगभग पूरे साल भर में कम से कम 2-3 हजार रुपया खर्चा कर रहा हूं फॉर द सेम सलवार सूट। एक बार वो धूता खुलता है और फिर एक बार वहीं पर एक सूता चलाया जाता है। तो ऑल्टरेशन मतलब यह नहीं होता कि खाली आप बढ़ा ही कर रहे हैं। ऑल्टरेशन का मतलब होता है आप बढ़ा भी सकते हैं कि घटा भी सकते हैं। नहीं, तो ऑल्टरेशन इज आइदर इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और इट कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। कैटलिस्ट क्या है? तो आप लोग देखे होंगे क्लास में कोई एक तो हरामी बच्चा जरूर रहता है हर क्लास में। जैसे देखिए पवन बोल रहा है, हाँ मेरे क्लास में तो मैं ही खुद हूं। अरे तो कुछ बदमाश बच्चा रहता है। अब वो बदमाश बच्चा देखिए, अब ब्रेक में मान लीजिए आप लोग बैठे हुए हैं, कोई दो को बच्चा आपस में बात कर रहा है। एक बच्चा आया अपने एक दोस्त को, भाई पता है तो गाली दे रहा था। अब ये तो इसको बोल दिया, अच्छा उन लोगों में पहले से अनबन चल रहा है। तो एक बच्चा आया बोला अभी तेरे को गाली दे रहा था। आप उसको पूरे पीरियड भर में तेरे को ये बोला, तेरे को वो बोला, तेरे को ऐसा बोला, तेरे को ऐसा बोला, इतना उसको हाइपर कर दिए कि टीचर अभी निकली भी नहीं थी कि क्या गाली दिया। और इसको ये तो बगल वाला जो पार्टी आपको उस्का रहा था, ये तो मौका देख रहा था कि जब हाथ छूटेगा तो हम भी उस पर कुछ हाथ फेर लेंगे। बस ये जैसे इसका लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ, वो भी धाम 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 मार दिया। वो मारा तो और 4-5 तो जुड़ के धमधमा दिया उसको पकड़ के। अब टीचर अचानक से, अच्छा उसी में देखिएगा एक आध बच्चा रुद्रनील टाइप का भी रहेगा। ओ प्लीज 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 डोंट डू दिस, नो वायलेंस, नो वायलेंस, क्लास में ऐसे मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो समझाने आ गया कि भाई आपका जो लास्ट ईयर है, अब 12th क्लास में ये सब मत कीजिए, फिर कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। एक रुद्रनील टाइप का भी बच्चा हर क्लास में रहता ही रहता है जो वहां पर सुलह करवा रहा है। बाकी लोग मार रहे हैं और एक बच्चा वो नॉर्मलाइज कराने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अचानक से जब देखा टीचर या कोई प्रिंसिपल गुजर रहे हैं, जो बदमाश बच्चा जो सबसे ज्यादा मारा है वो तुरंत से देखिएगा क्या करेगा, इस तरह का कॉपी लेके, टीचर देख लिया कि टीचर आ रहा है, क्या हुआ, ये टीचर क्लास में घुसा, बोला हे वो कौन को फाइट कर रहा, बाहर निकलो। वो लड़का आप देखिए जो लड़ाई लगवाया, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या क्लास में, ये लोग सब क्या, मैडम किसको क्या बोल रहे। अब देखिए उसका चेहरा देखिए साले का, अब पकड़ नहीं पाएंगे कि यही वो हरामी आदमी है जिसने पूरा कांड करवाया है। व्हाट इट, ये जो सब्सटेंस है ना, जिसने उस जलती आग में घी डालने का काम किया है, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। और रुद्रनील जैसा बच्चा जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा था, घटा रहा था। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which increases the rate of reaction or decreases the rate of reaction. So combinedly catalyst is a substance which alters the rate of reaction. पहली बात, even if it takes part in a chemical reaction, दूसरा बात बहुत इंपॉर्टेंट है, even if it takes part in a chemical reaction, क्या chemical reaction, मारने में तो साले हाथ छोड़ा है उसके ऊपर, even if it takes part in a chemical reaction, it remains unchanged. देखिए ध्यान से, it remains unchanged
फिजिकली एंड केमिकली बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन। पनिशमेंट मिलने में उसको कभी पनिशमेंट नहीं बना। क्या शोरगुल में हल्ला हो रहा था अभी क्लास में, कुछ हुआ क्या? पवन भाई क्यों ले गई थी मैडम तुमको? अब वो साले का मुंह देखिएगा आप, उसके सही बात है, तो सबसे भोला बच्चा क्लास का यही है। तो वो टेक पार्ट करता है रिएक्शन में, बट इट रिमेन्स अनचेंज्ड बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन, फिजिकली एंड केमिकली, दोनों तरीके से। तो कैटलिस्ट की परिभाषा लिखिए। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which alters the rate of reaction, even if, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं कैटलिस्ट तो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। नहीं, देयर आर मेनी रिएक्शन इन विच कैटलिस्ट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, इवन इफ इट टेक्स पार्ट, even if it takes part in the reaction, it remains unchanged, by the end of the reaction, both physically and chemically भी और फिजिकली भी वो अनचेंज रहेगा। याद रखिएगा, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है कि घटा भी सकता है। देन यहां तक कोई डाउन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है उसको नेगेटिव कैटलिस्ट के साथ साथ इनहैबिटर्स भी बोलते हैं। तो आप लिख लीजिए, कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स। पहला पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, घटाएगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन और ये डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनहैबिटर्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनहैबिटर्स कहते हैं। और पॉजिटिव कैटलिस्ट को सिंपली कैटलिस्ट भी बोलते हैं। तो कई बार अगर ना किताब में सिर्फ कैटलिस्ट लिखा है तो कुछ लोग इसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और इनहैबिटर्स लिखता है तो क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। डन। अब डिपेंड कर रहा है कि आप पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल रहे हैं कि नेगेटिव कैटलिस्ट डाल रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट डालिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, अगर नेगेटिव कैटलिस्ट डालिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। नेक्स्ट लिखिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अगला लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, जो भी, हाँ चौथा पॉइंट है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या बोला है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो किस तरीके का है। ज्यादातर केस में रेट ऑफ रिएक्शन कहां फास्ट होगा, जहां पर वो गैसीय स्टेट में होगा। क्यों? गैसीय स्टेट में रैंडमनेस क्या होता है, ज्यादा होगा। रैंडमनेस ज्यादा होगा तो इफेक्टिव कोलिजन क्या होगी, ज्यादा होगी। इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन कहीं कहीं पर अगर वो लिक्विड है तो रिलेटिवली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। और सॉलिड है तब तो रिलेटिवली बहुत ज्यादा स्लो होगा, क्योंकि सॉलिड्स में जो कोलिजन है उसकी जो चांसेस है वो तो रिलेटिवली क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब किस स्टेट में रिएक्टेंट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, पहला। और दूसरा, जो रिएक्टेंट है उसका अपना ओरिएंटेशन कैसा है,
ओरिएंटेशन इन द सेंस, मान लीजिए मैं गैस में ही हूं लेकिन ऐसे ओरिएंटेशन में कि मेरा ऑफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पा रहा है, तो दो बातें हैं उसके अंदर, एक गैसियस स्टेट यानी स्टेट कौन सा है और दूसरा ओरिएंटेशन क्या है, तो ये दोनों फैक्टर है उसके अंदर। लिख दीजिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अगर कोई गैसियस नेचर का है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हाईएस्ट, अगर कोई लिक्विड स्टेट में है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटिवली इससे कम, हायर, और अगर कोई सॉलिड स्टेट में है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिलेटिवली लोअर होगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। गैसियस स्टेट का अलग, लिक्विड स्टेट का अलग और सॉलिड स्टेट का अलग। क्यों? क्योंकि गैसियस स्टेट atoms have more randomness or more randomness means this implies what? More effective collision, और मोर इफेक्टिव कोलिजन का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। अगला पॉइंट चलें, पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट इज सरफेस एरिया। फिफ्थ पॉइंट इज सरफेस एरिया। अब देखिए, कोई साइंस का स्टूडेंट जब मां बनेगा तो उसमें सरफेस एरिया का बहुत बड़ा योगदान है। जब कोई मां बनती है तो रात भर बच्चा सोता नहीं है। इस बात का एहसास तब होगा जब आप भी मां बाप बनिएगा। सबसे जीवन का अगर कष्ट का समय कभी किसी का गुजरता है मां बाप का, वो गुजरता है जब बच्चा होता है पैदा से लेकर 2 से 3 साल तक। उस टाइम पर बच्चा पे पा रात भर साला जगा हुआ है, गोदी में लेके वहां करिए, बहुत दिक्कत का समय होता है भाई बच्चा पालना। लोग बोलता है ना कि जब माँ बाप बनोगे ना तब समझ में आएगा कि हम कितना मेहनत किए। सही बात है, जब तक मम्मी ये बात हमसे कहती थी कि अभी तुमको नहीं समझ में आएगा कितना कष्ट होता है बच्चा पालने में, ये अपने बाप बनोगे उस दिन समझ में आएगा। अब समझ में आ रहा है कि सही में बहुत मेहनत का काम है बच्चा पालना। और जब हम लोग माँ बाप बन जाते हैं और वो लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर हम लोग ये बात भूल जाते हैं। नहीं, हम लोग माँ बाप से दूरी हो जा रहा है, आजकल तो लोग वृद्धाश्रम वगैरह छोड़ दे रहे हैं, लेकिन तब उनको समझ में आना चाहिए कि साला जब हम बोल नहीं पा रहे थे तब ये आदमी मेरा इतना सेवा किया, ये तो बूढ़ा हो गया अब इसको सेवा की आवश्यकता है, तो उस टाइम उसको और ज्यादा सेवा देना चाहिए। ये लोग उसको छोड़ देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बात आई सरफेस एरिया पर, तब मां बनने के टाइम पे रात में जब बच्चा रोता है तब देखिए भूख लगने का बच्चा का कोई टाइम नहीं होता है। वो 2 बजे रात में रो सकता है, वो 4 बजे रात में रो सकता है। बच्चा रोया मतलब 2 ही 3 ऑप्शन, या तो मुद्द दिया है या फिर ये भूखा है, मैंने भूख लगी है। तो आदमी सबसे पहले देखा तो उसका डायपर ऊपर खोल के इधर तो सब नॉर्मल है, इसका मतलब अगला स्टेटस क्या है, ये भूखल है। अगर भूखा है तो वो तो टॉप ऑफ ही वॉइस या हर वॉइस में पूरा तेज रो रहा है। अब आप दूध बनाने में अगर ज्यादा टाइम लगा दिए तो बच्चा तो पूरा घर को उठा देगा। तो होशियार जो मां होती है, साइंस पढ़ी हुई जो मां होती है, वो क्या करती है, चीनी को दीने में पीस लेती है मिक्सी में, और क्या बना लेती है, पाउडर बना लेती है, और थर्मस में गर्म पानी रखती है। क्योंकि थर्मस में गर्म पानी रखेंगे, टेम्परेचर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, सॉल्यूशन चैप्टर, टेम्परेचर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। और आपने अब क्या कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन, जो घुलने का जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कैसे फास्ट कर दिया, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। चीनी था, अब उसको आप पानी में डालिएगा तभी स्टेयर करना पड़ेगा। चीनी पूरा मीठा नहीं हुआ तो बच्चा के देखते होंगे कई बार आप गरम माँ उसको चाट चाट के देखती है कि टेस्ट पक्का हुआ, और उतना गर्म तो नहीं है कि उसको मुंह पक जाएगा। ये 2 चीज चेक करना रहता है, तो उसको डाल के चेक करें कि टेस्ट ठीक बराबर है। तो टेस्ट अब क्या होगा, ज्यादा चीनी है, घुला दिए तो चीनी सब क्या होगा, जैसे बोतल ऊपर करेगा तो सारा चीनी नीचे आ जाएगा। अब वो पी नहीं पा रहा है, दूध उसमें से नहीं जाएगा, फिर वहां करेगा। तो आपको उस टाइम पे कितना ख्याल करना है,
उसको अब घोलने के लिए क्या करना है, आप चीनी को क्या कर लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए। सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो सरफेस एरिया के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आ गया, लिखिए। राइट, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग द surface area increases the probability of collision। भाई कोलिजन होने की वो बढ़ गया क्योंकि सरफेस एरिया क्या कर गया है, बढ़ गया है। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो इफेक्टिव कोलिजन अगर बढ़ गया, इफेक्टिव कोलिजन क्या हो गया, बढ़ गया, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज कर गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या कर जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी सरफेस एरिया के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया increases the rate of reaction, increases the rate of reaction। and the आखिरी point is, last point, point number 6। the sixth point is exposure to radiation। अगला point क्या है, exposure to radiation। What is exposure to radiation? जब कुछ जो रिएक्शंस होती हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं। कैसी रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन में फोटो मतलब क्या, लाइट, अगर लाइट का एब्सेंस हो जाएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। और अगर वहां पर आप लाइट का एक्सपोजर को बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसे रिएक्शन जो लाइट से ही हो सकता है, जैसे एक रिएक्शन तो आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस, कुछ रिएक्शन ऐसा है जैसे HMU डालने पर देखे होंगे कई रिएक्शन में ऊपर HMU लिखा रहता है। HMU इज व्हाट, फोटोन, खास करके HCl का फॉर्मेशन, H2 + Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HMU गिव्स HCl। तो ये कुछ रिएक्शन है जो फोटोजेनिक रिएक्शन है, यानी फोटो जब तक नहीं मिलेगा तो आपका काम नहीं बनेगा। खास करके एक रिएक्शन जैसे H2 + Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HMU गिव्स ट्वाइस ऑफ HCl। तो ये जो फोटोन आप यहां देख रहे हैं, ये जो फोटोन आप यहां देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, सोर्स ऑफ लाइट विच इज फोटोन। और फोटोन इज व्हाट, पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन इज पैकेट ऑफ एनर्जी। और ये पैकेट ऑफ एनर्जी जब बॉन्ड को तोड़ने में काम आता है तो उस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, उस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जब आप रेडिएशंस को बढ़ाइएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द लाइट एक्सपोजर, द लाइट एक्सपोजर। एक्सपोजर को बढ़ाइएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे आपका फैक्टर अफेक्टिंग दी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। हेडिंग डाल लीजिए, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो भी मैं वीडियो अगला अपलोड करूं वो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।